एपिसोड 93। रूम में पूरी तरह शांति फैली हुई थी और कशिश फील कर सकती थी। उसके दिल की धड़कन रणविजय भी सुन पा रहा है। उसकी बॉडी अभी भी काफी टेंस थी। सो नहीं पा रही हो? उसकी डीप आवाज उसे अपने ऊपर से सुनाई दी तो कशिश और भी ज्यादा टेंस हो गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना सर उठाया उसके चेस्ट से और उसकी नजरें रणविजय के प्राउड जो लाइन और फिर उससे होते हुए उसकी डिप आंखों से जा मिली। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसने अपने होंठ हल्के से हिलाए और उसकी लो और सड़कटिव आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि हमें यह जानबूझकर दादी माँ द्वारा बंद किया गया है? हमें सेम बेड पर लेटे हुए हैं, तुम मेरी बाहों में हो और हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता आज नहीं तो कल बनना ही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मगर कब होना है ये नहीं पता। इस वजह से तुम्हें डर लग रहा है? ये सुनकर कशिश ने अपनी आंखें रोल की और थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में सर हिलाते हुए बोली, शायद तुम सही कह रहे हैं। ये सुनकर रणविजय पोज हो गया। फिर उसकी तरफ से देखते हुए उसने धीरे से हंसते हुए कहा, वेल तो चलो पहले कुछ कर लेते हैं। तो कुछ कर ही लेते हैं, रणविजय ने कहा और कशिश को पीछे की तरफ फ्लिप कर दिया। कशिश की नजरों के सामने कुछ सेकंड के लिए धुंधलापन आ गया और फिर उसकी नजरें रणविजय की नजरों से जा मिली। उसकी आंखें डिजायर से भरी हुई थीं। कशिश की आंखें हल्की सी कांप गईं। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और हर एक सांस के साथ उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़कर जेटली उसकी डेलिकेट चिन को सहलाया। उसकी कुल उंगलियां लाइटली उसके सॉफ्ट लिप्स को टच कर रही थीं। अपनी हुस्की और सेंसेशनल आवाज में उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कुछ करना है? चाहिए? ये सुनकर एक कंफ्यूजन कशिश की आंखों में दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और ध्यान से रणविजय को देखने लगी। उसके दिमाग में सुबह वैदेही जी की कही हुई बातें घूमने लगी। वह बातें एक इंटेंस अंडरस्टैंडिंग के साथ आती थी। इस इंस्टिंक्ट के साथ कि क्या करना है, उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे मौके का फायदा उठाना है, यह सारी बातें उसके दिमाग में एक एक करके घूमने लगी, जिसकी वजह से बस उसके अंदर उसकी गट फीलिंग और एक अजीब सी चाहत रह गई थी। वह छोटी सी चुप्पी बिल्कुल सालों की तरह लग रही थी। काफी वक्त के बाद उसने फाइनली रणविजय की आंखों में देखा और सॉफ्टली कहा, तो फिर चलो कुछ करते हैं। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से ही किसी को सुनाई दे सकती थी, मगर वह लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। उसके रिस्पांस को सुनकर रणविजय भी हैरान हो गया। उसके हाथ अपनी जगह पर जम गए और उसकी नजरें कशिश की नजरों से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी ग्रिप उसके चिन पर हल्की मजबूत कर दी और अपनी आंखें छोटी करते हुए फिर पूछा, आर यू श्योर? कशिश हिचकिचाई और उसका चेहरा शर्म और एम्बारासमेंट की वजह से जल रहा था। या शायद हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तुम एक बार हाँ बोल चुकी हो और वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है। रणविजय ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। वह एक ऐसी किस थी जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं थी। अब पीछे मुड़ने का कोई तरीका नहीं था। रणविजय की यह किस काफी फियर्स थी। उसकी टंग कशिश के मुंह में शुरू से ही चली गई थी और उसके मुंह के कोने कोने की स्वीटनेस का स्वाद छक रही थी। कशिश ने नोटिस किया कि उसकी किस पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। वह उसे लीड कर रहा था और उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस बात के लिए गाइड भी कर रहा था। उन दोनों की सांसें भारी होने लगी। कशिश एक्सेप्टेंस से लेकर उसकी किस का जवाब देने की प्रक्रिया तक पहुंच गई थी और वह समझ पाती उससे पहले ही उसके दोनों हाथ रणविजय के कंधों पर पहुंच गए थे और उसकी उंगलियां ने टाइटली रणविजय की फैंसी शर्ट को पकड़ लिया था। उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज और अजीब सी हो गई थी और वह उस पैशनेट किस में पूरी तरह से खो गई थी। उस एक डीप किस के बाद कई सारे छोटे छोटे किस रणविजय उसे करने लगा। उसकी सांसें उसके लिप्स पर पड़ रही थीं। उसने जेटली उसके लिप्स को लिक किया और लाइटली उन पर हल्का सा बाइट किया और उसके किसेस उसके होठों से होते हुए अब उसके गले तक पहुंच चुकी थी। उसका गला बिल्कुल एक तरासे हुए हीरे की तरह था, बिल्कुल गलवासी और खूबसूरत। उसके वार्म लिप्स उसकी स्किन को टच कर रहे थे, जिसकी वजह से कशिश को एक ऐसी गुदगुदी वाली सेंसेशन फील हो रही थी जिसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आह! उसके हाथ अपने आप और रणविजय के गले के आसपास मजबूत हो गए। एक दबी हुई मौन की आवाज उसके होठों से निकली, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी स्टिफ हो गई। रणविजय ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक इनक्रेडिबल गहरी डिजायर और हैरानी भरे इमोशन के मिक्स दिखाई दे रहे थे। कशिश का चेहरा इतना लाल था जैसे वह छूते ही खून देने लगेगा। कशिश को खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह थोड़ा सा सॉफ्ट मौन उनके मुंह से निकला है। वह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर रणविजय ने उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ा हुआ था और वह उसके बिल्कुल नीचे थी, जहाँ बचने और छुपने का कोई रास्ता नहीं था। कशिश की नजरें पहले लेफ्ट और फिर राइट हुई, हल्की सी, और फाइनली उसने सिचुएशन एक्सेप्ट करते हुए कहा, थोड़ा सा यहाँ पर इचनेस है। रणविजय की आंखें चमक गईं। उसका हैंडसम चेहरा, जिस पर अभी भी डिजायर साफ नजर आ रही थी, उस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। भले ही वह मुस्कुराहट हल्की सी थी, लेकिन वह एक विजुअल इम्पैक्ट दिखा रही थी जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह उसके यूनिक चार्म को दिखा रही थी और एफर्टलेसली कशिश को मोहित कर रही थी। कहाँ पर इचनेस हो रही है? रणविजय ने हंसते हुए सवाल किया
तो कशिश से कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई। आफ्टर ऑल वह इतनी भी क्लूलेस नहीं थी और रणविजय के सवाल के पीछे का मतलब क्या है ये समझते हुए कशिश फिर से अकॉर्ड फील करने लगी। मेरा मतलब है मेरे गले पर। कशिश की आवाज अनकॉन्शियसली थोड़ी सी बढ़ गई, ओबवियसली इस डर से कि रणविजय गलत समझ रहा है। रणविजय ने सॉफ्टली हंसते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे गले पर इचिंग हो रही है। कशिश ने अपने लिप्स टाइटली बाइट कर लिए। ये आदमी कितना अनाइंग है। रणविजय हंसने लगा और फिर से एक बार झुकते हुए अपने लिप्स से उसके गले को टच किया। कशिश ने उसकी व्हाइट शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और उसकी बॉडी हल्की सी टेंस हो गई। क्या यहाँ पर ईचिंग हो रही है तुम्हें, या फिर यहाँ पर? हर एक स्पॉट जहाँ रणविजय किस करता उस जगह पर किस करते हुए लो, आवाज में पूछता। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिया था और अपने आप को किसी तरह आवाज निकालने से रोक रही थी, मगर उसकी बॉडी रणविजय की किस के साथ कभी रिलैक्स हो जाती तो कभी अपने आप टेंस हो जाती थी। लगता है हर जगह इचिंग हो रही है। उसकी डिप खुशी भरी आवाज सुनाई दी जो हल्की सी सेंसेशन पैदा कर रही थी। कशिश की गर्दन पर हल्के से कशिश को कांपते हुए महसूस करके रणविजय हंसने लगा और लाइटली जहां जहां उसने किस किया था वहां पर लिक करने लगा। रणविजय थोड़ा सा ऊपर उठा और उसने उसकी फेयर डेलिकेट स्किन पर वह हल्के लाल निशान देखे जो उसने दिए थे, तो एक खतरनाक चमक उसकी आंखों में दिखाई दी। उसकी नजरें फिर से कशिश के शर्म से लाल गालों पर चली गई और उसने फिर से उसके हल्के फूले हुए लिप्स को किस किया। कशिश की आंखें हल्की सी धुंधली हो गई थीं, मगर वह फिर भी रणविजय की आंखों में देख सकती थी कि वह अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। वह जानती थी कि रणविजय का ज्यादा आगे बढ़ाने का प्लान नहीं है। कशिश ने उसके होठों के कोनों पर किस किया और उसके गर्दन को पकड़ते हुए उसके नजदीक चली गई। रणविजय ने उसे टाइटली पकड़ा और उसके बगल में आकर लेट गया, तो कशिश भी अच्छे बच्चे की तरह उसके गले लगे हुए लेटी रही, चुपचाप और उसकी वार्मनेस और सेंस को महसूस करने लगी। सो जाओ, उसने उसके फॉरहेड को किस करते हुए कहा। हूँ, कशिश ने सॉफ्टली जवाब दिया और अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लिया। उसकी सारी थोड़ी देर पहले की अनईजीनेस और टेंशन जा चुकी थी और वह अब रणविजय के साथ सेम बेड पर पीसफुली उसके गले लगे हुए आराम से सो गई। उससे चुपचाप और इतनी जल्दी उसके पास सोता हुआ देखकर रणविजय की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। कशिश ने अपने आसपास का जो गार्ड डाउन कर दिया है वह उसके अप्रोचों और अफेक्शन को रेसिस्ट नहीं करती है। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कदम था उनके रिलेशनशिप में। उसने सोचा कि उसे इसके लिए अपनी दादी माँ को थैंक यू कहना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे और भी ज्यादा कशिश को यहाँ लेकर आते रहना चाहिए। वही लीला आंटी वैदेही जी को उनके रूम में लेकर आई और वह थोड़ा हेल्पलेस और खुश दोनों फील कर रही थी। उनकी बड़ी मैडम कभी सचमुच बच्चों वाली हरकतें करती रहती हैं। मैडम, आप काफी ज्यादा ऑब्वियस नहीं हैं। वह लोग बहुत ही समझदार हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि यह आप ही का आइडिया है। क्या आपको डर नहीं है कि वह कंप्लेंट करने के लिए आएंगे? कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज नहीं तो कल उन्हें एक होना ही है। इन दोनों की जोड़ी भी उल्टी ही है। एक को इमोशन समझ नहीं आते और दूसरे को समझ में आते हैं, तो वह एक्सप्रेस करना नहीं जानती। उनकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है, तो ऑफ कोर्स में बैठकर सिर्फ देख तो नहीं सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इनका रिलेशनशिप कछुए की रफ्तार से चला रहा है। भगवान ही जाने की अगर हम मदद नहीं करेंगे तो क्या ही होगा। ये बिल्कुल बहानों की तरह लग रहे थे, मगर फिर भी चलता है। ऑल राइट मैडम, आपके सोने का वक्त हो गया है। हाँ, वैसे तुम्हें क्या लगता है हमें कितने घंटे तक दरवाजा बंद रखना चाहिए? 1 घंटा या फिर यह बहुत ही कम वक्त होगा? शायद 2 घंटे के लिए। गहरी सांस छोड़ते हुए लीला आंटी ने जवाब दिया। मैडम, कोई नहीं, 3 घंटे बाद दरवाजा खोलेंगे। अगर वह लोगों को पूरे 3 घंटे तक के रूम में एक साथ अकेले रहे तो वह कुछ एनर्जी बूस्टर भी किचन से कहकर डिनर के लिए बनवा देंगे। 2 घंटे बाद कशिश रणविजय की बाहों में ही उठी। उसने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि अपनी बंद आंखों से ही उसने अपने आसपास जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए बढ़ गई और फिर अपने नॉर्मल रिदम में वापस आई। स्लोली उसने अपनी आंखें खोली तो उसे रणविजय की महंगी शर्ट दिखाई दी जो हल्की सी सिकुड़ चुकी थी। ये पहली बार नहीं था जब वह उसकी बाहों में उठी थी, मगर ग्रीनफील्ड विला के सामने उस रात गाड़ी में उठने के मुकाबले अब उसे काफी ज्यादा इजी महसूस हो रहा था, या फिर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्या सोच रही हो तुम? रणविजय कशिश की आंखें खोलने से काफी पहले ही उठ गया था और वह उसे काफी गहरी सोच में देखकर अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया। वही उसका सवाल सुनकर कशिश ने अपना सर उठाया उसके चेस्ट से और बोली, मैं अभी अभी उठी हूँ और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। रणविजय ने अपने हैंडसम चेहरे पर एक हल्की प्लेफुल मुस्कुराहट लिए हुए उसकी तरफ देखा और बिना एक शब्द कहे उसे किस करने के लिए झुका। कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसके किस का जवाब देने लगी। क्या तुम उठ गई? रणविजय ने सॉफ्टली पूछा और उसकी आवाज डिप और हमेशा की तरह चार्मिंग थी। कशिश उसकी बाहों में ही उठकर धीरे से बैठ गई और खिड़की के बाहर देखते हुए उसने पूछा, क्या हम डिनर यही करने वाले हैं? हाँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो। कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, मैंने खाना दादी माँ के साथ खाने का प्रॉमिस किया था। वही वैदेही जी के सोने के बाद लीला आंटी ने चुपचाप जाकर दरवाजा खोल दिया था।
वरना अगर रणविजय और कशिश के बीच में कुछ हुआ और दरवाजा बंद रहा तो चीजें खराब हो जाएंगी। जब तक रणविजय और कशिश नीचे आए तब तक लीला आंटी और वैदेही जी ऑलरेडी लिविंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ नीचे उतरकर आते हुए देखकर वैदेही जी के चेहरे पर बड़ी सी खुशी वाली मुस्कुराहट थी। आफ्टर ऑल कशिश जब पहली बार यहाँ आई थी तो वह दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे और आज वह दोनों एक साथ है। कशिश, क्या तुम ठीक से सोई? ये सुनते ही कशिश के गाल हल्के से शर्म से लाल हो गए, क्योंकि वह उनका मतलब अच्छे से समझ रही थी और उसने फिर भी कहा, मैं ठीक से सो गई दादी माँ। यह सुनकर वैदेही जी और भी हंसने लगी और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। उनकी बातों का मतलब इससे ज्यादा क्लियर हो ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से कशिश का खूबसूरत चेहरा और ज्यादा शर्म से लाल हो गया। वह दोनों नजदीक खड़े थे तो वैदेही जी आगे की तरफ झुककर कशिश के गले की तरफ देखने लगी, जहां लाल निशान उसकी फेयर स्किन पर साफ नजर आ रहे थे, जिससे उनकी आंखों में चमक आ गई और कशिश के एम्बेरसिंग एक्सप्रेशन देखकर वह और भी तेजी से हंसने लगी। ओ आई सी। कशिश ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसके बाद वैदेही जी ने अपनी नजर उठाकर अपने पोते को देखा और थम्स अप का इशारा किया व्हील चेयर के पीछे से। उन्होंने कुछ बोला नहीं था, मगर उनकी यह बात सुनकर रणविजय जी की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ डॉली की स्टोरी पर। एपिसोड 94 मिस कशिश। आपका फोन आपका बैग में बज रहा है, देखिए शायद कुछ अर्जेंट हो। लीला आंटी, जिन्होंने कशिश के अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया था, उन्होंने बात को कही और ले जाने की कोशिश की तो कशिश की ऑकवर्ड एक्सप्रेशन धीरे धीरे चले गए और उसने कहा, वह मुझे चेक करने दीजिए। वह जानती थी कि फोन करने वाला इंसान कौन होगा और लीला आंटी बस उसका अटेंशन दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त उसे कोई आइडिया नहीं था कि सक्सेना परिवार इस वक्त कितने गुस्से में होगा, मगर उसे बाद में वहां तो जाना ही होगा। उसने कॉल उठाया नहीं, मगर एक उदासी उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगी और उसने अपने सामने खड़े रणविजय की तरफ देखा, जो उसके सामने खड़ा था। डिनर के बाद कशिश और रणविजय एक साथ निकले, दादी माँ के रात भर वहीं रुकने के इनविटेशन को इनकार करके। क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जैसे ही वह लोग बाहर आए, रणविजय की डिप आवाज ने चुप्पी को तोड़ा तो कशिश के कदम रुक गए और उसने कहा, रणविजय, क्या तुम मुझे एक गाड़ी दे सकते हो? रणविजय की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, जो भी तुम चाहो मैं वह तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसके साथ क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? कशिश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे वहां जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कशिश अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही रणविजय ने उसकी बात को बीच में कोल्डली रोक दिया। क्लियरली उसने ऑलरेडी अंदाज लगा लिया था कि कशिश क्या बोलने वाली है। कशिश के दिल में थोड़ी तकलीफ कम हुई और उसने कहा, तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। वह लोग ऑब्वियसली तुमसे गुस्सा है और तुम्हें परेशान करने के लिए ही बुला रहे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहां अकेला जाने दूंगा। कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए धीमी आवाज में बोली, वह लोग मुझे हर्ट नहीं कर सकते, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगी। रणविजय उसकी तरफ इंटेंशनली देखता रहा बिना कुछ कहे। क्लियरली वह उसके इस रिजेक्शन को अच्छे से नहीं लेने वाला। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कशिश ने हार मानते हुए कहा, ऑल राइट, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मगर अकेले में अंदर जाऊंगी। तुम गाड़ी में ही मेरा इंतजार करना और अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें तुरंत कॉल कर दूंगी। मैं उन्हें बहाना नहीं देना चाहती तुम्हें परेशान करने का। रणविजय के एक्सप्रेशन अभी भी कुछ कोल्ड थे, मगर शायद उसके लास्ट शब्दों से वह थोड़ा रिलैक्स हो गया था। फाइन, उसने कोल्डली कहा और वह क्लियरली ये सब कशिश के लिए ही कर रहा था। किस तरह की कार चाहिए तुम्हें? कोई भी सस्ती कार चलेगी? नहीं, रणविजय ने ब्लंटली मना कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां निकाली और उसका बटन प्रेस किया एक गाड़ी की तरफ जो एंट्रेंस पर खड़ी थी। यही सबसे सस्ती वाली गाड़ी है जो मेरे पास है, जो मैं यहाँ चलाकर लाया था और उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। क्या ये चलेगी? ये सुनकर कशिश हंसते हुए बोली, ठीक है चलेगी, तो बैठो अंदर। वही सक्सेना मेंशन में लिविंग रूम का माहौल काफी ज्यादा टेंस था। कमलेश्वरी ने नीलेश के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था हैंडल करने के लिए और बिना किसी रिजल्ट के पूरी दोपहर कशिश का इंतजार करने के बाद वह गुस्से पर एक्सप्रेशन के साथ अपने रूम में चली गई आराम करने के लिए। नीलेश सक्सेना भी बहुत ही गुस्से में था और सुधा जो उसके बगल में बैठी हुई थी वह भी काफी गुस्सा नजर आ रही थी। वह लोग उसे सुबह से कॉल कर रहे थे, मगर दोपहर में जाकर कशिश ने उनका कॉल उठाया और कशिश ने कहा कि वह आ जाएगी, मगर उसने उन्हें पूरा दिन इंतजार करवाया। वहीं बाहर रणविजय ने अपनी गाड़ी गेट के बाहर पार्क की और गाड़ी के इंजन की आवाज सुनते ही नीलेश तुरंत सोफे से खड़ा हुआ और दरवाजे के पास पहुंचा। और जैसे ही पैसेंजर सीट से कशिश बाहर आई, नीलेश की नजरें उस गाड़ी पर गईं जो कशिश लेकर आई थी और उसकी भौहें अपने आप टाइटली आपस में सिकुड़ गईं और वह चिल्लाते हुए बोला, यू इनरिस्पॉन्सिबल घटिया लड़की, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारा कितने वक्त से इंतजार कर रहे हैं। कशिश अपने कदम एक एरोगेंट और इंडिफरेंस ऑरा के साथ आगे बढ़ा रही थी और उसका कमांडिंग ऑरा किसी को भी उसके सामने फीका पड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। कशिश घर की सीढ़ियां अपने इंडिमेटिंग वाइब के साथ चढ़ रही थी। उसने उसे कोल्ड नजरों से देखा
और फिर बिना एक नजर देखे और कुछ कहे घर के अंदर आ गई। कशिश के शांत इंडिफरेंस की वजह से अपने गुस्से के कंपैरिजन में नीलेश एक बेवकूफ दिखने लगा और जब तक वह लिविंग रूम में वापस आया गुस्से भरे चेहरे के साथ कशिश ऑलरेडी सोफे पर बैठी हुई थी। घर के बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहीं अंदर बड़े से लिविंग रूम में पूरी तरह लाइट जली हुई थी और सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। कशिश जाकर सोफा पर बैठी। उसने ब्रिक रेड कलर का जंप सूट पहना हुआ था और अपने बालों को अच्छे से बांधा हुआ था। उसका एक हाथ आर्म रेस्ट पर था। उसके लिप्स नॉर्मल थे, भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं और उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जो कोई समझ नहीं सकता था। अननोन पॉइंट तक उस पूरे लिविंग रूम में शांति फैली रही और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और भी ज्यादा टेंस होता जा रहा था। फाइनली, मुझे कारण बताओ, उसकी कोल्ड और शार्प आवाज बिल्कुल एक शार्प और फोर्सफुल चाकू की तरह उस चुप्पी के बीच में गूंजी। कियारा का बर्थडे है कुछ दिनों में, ऑफ कोर्स मुझे उसके लिए गिफ्ट तैयार करना होगा। ये सुनते ही कशिश की नजरें अचानक से कोल्ड हो गईं। उसे अपने दिल में एक तकलीफ महसूस हुई मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया। वह सोफे पर पीछे की तरफ झुकी हुई थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और नीलेश की तरफ देखा, अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हुए। वह हल्का सा जेस्चर पूरी तरह से सार्केज्म से भरा हुआ था। तो तुम लोगों का प्लान है कि तुम लोग मेरी कंपनी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे देने का प्लान कर रहे हो, राइट? ये तुम लोगों का कारण है। उसकी बातें एरोगेंस और सार्केज्म से भरी हुई थी जिसकी वजह से नीलेश के चेहरे पर गुस्सा और नफरत और भी बढ़ने लगी। कियारा तुम्हारी बहन है, तुम उसे बार बार परेशान करती रहती हो और हर बार पिछली बार से ज्यादा करती हो। यहाँ तक कि इस बार तुमने उसे पब्लिक में घुटनों को बल बैठने के लिए फोर्स भी किया। क्या तुम एक इंसान भी हो? क्या तुमने कभी सोचा कि वह एक पब्लिक फिगर है, एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है? तुमने इतना सारा डैमेज कर दिया कंपनी को उसे टॉर्चर करके और तुम्हें अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तुम्हारी हरकत और बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही दुनिया के सामने अपनी इज्जत खो सकते हैं। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्लेन टिकट का इंतजाम करता हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो और कंपनी को जो लॉसेस तुम्हारी वजह से हुए हैं उसकी भरपाई करने के लिए माफी के तौर पर अपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट कियारा को छोड़कर जाओ। एक कोल्ड हंसी के साथ कशिश ने वह हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन कॉफी टेबल पर पटकी और खड़ी हो गई। उसका टोल फिगर और भी ज्यादा टोल लगने लगा और उसका ऑपरेसिव ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रैंग हो गया। इस दुनिया में और भी ज्यादा टैलेंटेड और कैपेबल लोग हैं उससे। अगर तुम लोगों को इस पर इन्वेस्ट करना है तो ये तुम्हारी चॉइस है। तुम लोगों के पास कोई हक नहीं है कि मेरे लिए डिसीजन लो। इसीलिए सपना देखो, मैं अपनी कंपनी किसी को नहीं दूंगी। कशिश बहुत गुस्से में थी और उसके आसपास से एक खतरनाक कोल्ड ऑरा निकल रहा था। वह कंपनी आखिरी चीज थी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि यह लोग इस हद तक गिर गए कि वह कंपनी भी उससे छीनना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उसने अचानक ही कोल्ड हंसी के साथ कहा, अब जब तुम लोग लड़ने के मूड में हो तो चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो ना पल्स एंटरटेनमेंट के साथ। क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर मेरी मॉम नहीं होती तो क्या वह कंपनी खड़ी होती? सारी कंपनी, सारे बिजनेस जो भी उनके नाम पर थे वह उन्होंने मेरे लिए छोड़े थे। तो फिर वह एसेट अब किसको मिलने चाहिए? इतना कहकर कशिश रुकी और उसकी शार्प नजरें अपने सामने बैठे हुए दो लोगों पर गई। उसने सुधा के चेहरे के एक्सप्रेशन में आते हुए बदलाव को मिस नहीं किया। भले ही सुधा ने इसे छुपाने की कोशिश की थी मगर कशिश ने बहुत पहले ही उसे नोटिस कर लिया था। इतने सालों में उसने कभी इस बात पर भरोसा नहीं किया कि उसकी माँ सचमुच मर चुकी है। भले ही उस वक्त वह समुद्र में कूद गई थी मगर उनके मरने के कोई तो सबूत पीछे छूटने चाहिए थे। मगर कभी कोई सबूत नहीं मिला। उसने कभी भी अपनी माँ को ढूंढना छोड़ा नहीं था और वह हर एक लीड और हर एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करती थी और जो भी चीज उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ी थी वह शुरू से ही लॉयर के रिकॉर्ड में थी। इसीलिए अगर वह पता करना चाहे कि कौन सी चीज उसके नाम पर है और क्या क्या उसका है तो यह पता करना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। ये सुनते ही नीलेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही बुरी तरह बदले और वह बोला, वह सारी चीजें वह है जो तुम्हें शादी के वक्त मिलने वाली है। उससे पहले वह तुम्हारी भी तो नहीं है। कशिश ने बहुत ही सख्त आवाज में नीलेश की बात बीच में ही रोक दी। तुम्हें लगता है पल्स एंटरटेनमेंट और बाकी सब कुछ सक्सेना परिवार का है और कियारा सक्सेना परिवार की आंखों का तारा, इसीलिए तुम लोग सब कुछ उसे दे दोगे। ओके, अब जब तुम लोगों ने मेरी कंपनी को छीनने की कोशिश की है तो देखते हैं कि कौन किससे क्या छीनता है। मैं तुम लोगों को कुछ कीमती खोने का दर्द महसूस करवाऊंगी। न सिर्फ तुम लोगों से सब कुछ छीन लूंगी बल्कि स्ट्रगल करते हुए तुम्हें उस दर्द का भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस करवाऊंगी। कशिश की आंखें कोल्ड थी और उसकी आवाज काफी ज्यादा सख्त। कशिश की इस बातों को सुनकर नीलेश और सुधा दोनों ही हैरान हो गए और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया था। तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। अचानक एक और आवाज सुनाई दी जो जानी पहचानी टफनेस और अथॉरिटी से भरी हुई थी। कशिश ने अपना सर घूमीकर कमलेश्वरी सक्सेना को देखा जो सेकंड फ्लोर के रेलिंग के पास खड़े होकर अपनी हाई पोजीशन से नीचे कशिश को देख रही थी और फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे होते हुए कशिश के पास आई और उसकी शार्प नजरें के कशिश के चेहरे से होते हुए उसके गले पर गई। अपनी आंखें छोटी करते हुए कमलेश्वरी ने कोल्ड हंसी के साथ कहा, तुम और भी ज्यादा घमंडी होती जा रही हो। हर्ष की वजह से तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखती थी
लेकिन अब तुम खुद की गलत हरकतों को छुपाने के बारे में सोचती भी नहीं हो। एक बार जब तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए तो रिग्रेट मत करना। कशिश समझ रही थी कि कमलेश्वरी क्या बोल रही है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वह यह सब क्यों बोल रही है। यह एक हंसने वाली बात थी कि एक बड़े होने के बावजूद भी वह यह सारी घटिया बातें अपनी खुद की पोती से बोल रही थी। तुम मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में ज्यादा सोचने की। तुम अपनी सारी एनर्जी और फॉक्स बचाकर रखो अपनी कंपनी और कियारा के लिए। ये सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना का चेहरा धीरे धीरे डार्क होने लगा और उसने कहा, लगता है कि तुम अपने रास्ते पर चलने के लिए डिटरमेंट हो। ये सुनकर कशिश कोल्डली हंसते हुए बोली, अगर मैं जिद्दी नहीं होती तो अब तक 6 फुट जमीन के अंदर खड़ी हुई होती। मुश्किल के सालों में जब वह अब्रोड में अकेले अपनी जान के लिए लड़ रही थी, तब किसने उसकी मदद की थी? वही कमलेश्वरी अपनी आंखें छोटी करके कशिश को देख रही थी। उसके कॉन्फिडेंस की वजह से सबको सनसली उसे उसकी बातों पर भरोसा होने लगा था। उसने पहले ज्यादा नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब वह उसे सिंपली इसी तरह इग्नोर नहीं कर सकती थी। यंग चालक और बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सबके सामने स्ट्रांग नजर आती थी। उसे उसके इस कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी एबिलिटीज के साथ वह कंपनी के लिए बोझ नहीं बनेगी, मगर सक्सेना परिवार के पास कियारा थी। कियारा सक्सेना परिवार का लकी चार्म है और कशिश, वेल, वह बस कियारा के लिए एक बेड लक, इसलिए वह इसे इस घर में नहीं रहने दे सकती थी। इस बारे में सोचते हुए वह कोल्ड हंसी के साथ बोली, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। कशिश ने अपनी आईब्रोज उठाई और उसकी आंखें शार्प और कोल्डनेस और सार्केज्म से भरी हुई थीं। वेल, बस इंतजार करो और देखो। उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी नजरें सुधा पर गईं और उसने कहा, तुम तैयार हो जाओ सब कुछ लौटाने के लिए जो मेरा है, वरना मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा वसूल करूंगी। तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। कशिश के एरोगेंट और रूड एटीट्यूड ने नीलेश को गुस्सा दिला दिया और उसने काफी टेबल पर हाथ मारते हुए तुरंत खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, मगर कशिश को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसने अपनी आईब्रो उठाई और सुधा से नजर हटाकर कमलेश्वरी की तरफ देखते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम मुझे मीटिंग के लिए बुलाना हो तो पहले सोच लेना कि मैं उस बात से एग्री करती हूँ या फिर नहीं। इस तरह फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहने के बाद कशिश हंसने लगी और वहां से चली गई। वहां कशिश की प्रेजेंस नहीं थी, मगर उसकी कोल्ड आवाज अभी भी लिविंग रूम में गूंज रही थी। क्या तुम लोगों को पता है कि इस शहर की सबसे टॉप लड़की कौन है? वह खुद थी। ये एक बड़ा नॉलेज था। उसने सोचा कि पहले वह सब कुछ गलत समझती थी और सब कुछ गलत बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब वह बिना किसी गलती के ब्लेम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगी। एक कोल्डनेस कशिश की आंखों में दिखाई दी। सिस, तुम वापस आ गई। वह आवाज डर और हैरानी से भरी हुई थी जो अचानक से वहां सुनाई दी। कशिश ने ऊपर देखा तो उसे कियारा दिखाई दी, जो बहुत ही प्यार से हर्ष का हाथ पकड़े हुए वहां आ रही थी। दरवाजे के बाहर की लाइट और ब्राइट थी, इसलिए कशिश बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा उदासी, डिसअपॉइंटमेंट और डर कियारा के चेहरे पर देख सकती थी। और कशिश को देखते ही वह और भी ज्यादा डर गई और उसने टाइटली हर्ष का हाथ पकड़ लिया। कशिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम थी कहाँ? तुमने ना ही मेरे फोन का जवाब दिया और ना ही मैसेजेस का। क्या तुम्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है? हर्ष ने जेटली कियारा का कंधा थपथपाया और कशिश की तरफ देखा, जो लिविंग रूम से बाहर आते हुए सीढ़ियों पर पहुंच चुकी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ डॉली की स्टोरी पर। एपिसोड 95। हर्ष और कियारा कशिश की तरफ देख रहे थे, जो सीढ़ियों पर खड़ी थी, और वही कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में सरकेज़्म साफ नजर आ रहा था जब उसने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, मेरी चिंता हो रही थी, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हर्ष के एक्सप्रेशन थोड़े से सख्त हो गए और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश ने उसकी तरफ इंडिफरेंटली देखते हुए कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हर्ष का चेहरा धीरे धीरे डार्क होने लगा। एक आदमी होने के नाते इस तरह वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका मेल ईगो हर्ट हो रहा था। कशिश, मुझे सच में तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी क्यों चिंता हो रही थी? हर्ष, तुम्हारी फियांसे अभी भी तुम्हारे बगल में खड़ी है और वह तुम्हारे सामने कितना स्वीट और जेंटल होने का नाटक कर रही है, मगर तुम्हारी पीठ पीछे मैं हमेशा उसका पहला टारगेट होती हूँ। वैसे उसकी चालें हमेशा बेवकूफ वाली होती है और मुझ पर कोई असर नहीं करती, मगर हैरेसमेंट हमेशा मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। इसलिए उसकी हरकतें और अपना मुंह दोनों कंट्रोल में रखो। वही कशिश की बातें सुनकर हर्ष स्पीचलेस हो गया और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने कहा कि वह उसकी चिंता में था और वह उसे बोल रही है कि वह अपने मुंह को कंट्रोल में रखे। वह ऐसी कभी नहीं थी। कियारा, जिसने ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर नोटिस कर लिया, उसने तुरंत सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, सिज, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? उसने गाड़ी अंदर आते ही नोटिस कर ली थी। भले ही वह थोड़े अंधेरे में छुपी हुई थी, लेकिन वह एक लग्जरियस और महंगी गाड़ी है, यह साफ समझ में आ रहा था। कशिश हल्के से मुस्कुराई और वह बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रही थी। मैंने अपने लिए खरीदी है ट्रीट के तौर पर और मैंने उसकी पेमेंट कैश में की है। ये सुनते ही कियारा के एक्सप्रेशन बहुत ही तेजी से बदले। वह उससे लूटे हुए पैसे उसी के सामने फ्लॉट कर रही है
क्या घटिया लड़की है। उसने मन ही मन कसम खा ली कि एक दिन वह सब कुछ कशिश से वापस लेकर रहेगी, बिल्कुल स्टारलाइट इंटरनेशनल की तरह। तभी कशिश ने भी अंदर हुई बात को बाहर बताया। आज रात नीलेश ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट कियारा को देने की बात कही और कशिश पक्का समझती थी कि पीठ पीछे यह कियारा की हरकत है। वही कियारा ने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश डायरेक्टली यह मैटर उठा देगी और उसने अपनी इनोसेंस का नाटक करते हुए कहा, सिस क्या बोल रही हो तुम? सबको पता है कि स्टारलाइट इंटरनेशनल तुम्हारी कंपनी है। कशिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसकी नजरें सरकेज़्म से भरी हुई थीं। तो तुम यह कह रही हो कि तुमने जो अभी तक मुझसे छीना है वह काफी नहीं है, इसलिए तुम मेरी आखिरी कंपनी भी मुझसे छीन लोगी। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें स्टारलाइट एंटरटेनमेंट चाहिए? ये सुनते ही हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और कियारा ने डरने का नाटक करते हुए तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, हर्ष, मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी में काम कर रही हूँ और तुम्हारी कंपनी की लीड परफ्यूमर हूँ, और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मेरा काम है मेरे पास, और कंपनी टेक ओवर करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये सुनकर हर्ष ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, कशिश, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो? ये सुनकर कशिश ने हल्के से अपने बाल पीछे किया और कोल्डली अपने दिल ही दिल में हंसी। क्या वह इस लड़की पर इतना भरोसा करता है? सिस, तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? क्या किसी कीड़े ने काट दिया? कियारा की आवाज हैरानी में भरी हुई थी और वह सब्जेक्ट चेंज करने का कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी बातें सुनते ही कशिश अपनी जगह पर पॉज हो गई। वहीं हर्ष की नजरें भी कशिश के ऊपर चली गई और अचानक से उसने वह डार्क रेड मार्क्स उसकी फेयर गर्दन पर नोटिस किया। वह तो एक आदमी होने के नाते वह नेचुरली जानता था कि वह क्या है, और वह देखते ही उसके दिमाग में तुरंत वह सीन जो कल उसने मॉल के सामने देखा था वह फ्लैश हुआ कि कशिश कैसे किसी और आदमी के कितने ज्यादा नजदीक खड़ी थी। वह अपनी आंखें हैरानी में बड़ी के हुए कशिश की तरफ देखने लगा। वही कशिश ने भी लाइटली अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और उसे जब एहसास हुआ कि वह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो उसने बस सामने वाली गाड़ी की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर पार्क थी। रणविजय की नजरें भी रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थीं। उसने उसे इस तरह से एडजस्ट किया था ताकि वह कशिश को देख पाए। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई जब उसने देखा कि कशिश ने कैसे अपनी गर्दन को छुपाया और उसकी तरफ देखने लगी, और फिर अपनी आईब्रोज हल्के ऊपर उठाई और गाड़ी का हॉर्न हल्का सा बजाया जो उसका कशिश को चिढ़ाने का एक तरीका था। कशिश के दिल की धड़कन भी बढ़ गई और एक सेकंड के बाद एक हेल्पलेस स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। क्या आदमी है, पता नहीं कितना चिढ़ा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है गाड़ी से ना निकलने के लिए और यहाँ न दिखने के लिए। वह वहीं पर बैठे बैठे अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए जो चीजें कर सकता है सब कुछ कर रहा है। वही कशिश की हल्की मुस्कुराहट हर्ष की आंखों ने भी देखी। उसे यह नहीं पता था कि गाड़ी में बैठा हुआ वह आदमी कल वाला ही है या नहीं, लेकिन वह गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल एक फ्लर्टी सिग्नल की तरह था। कैसे भी उसे क्यों ना देखा जाए, एक फ्लर्टी सिग्नल। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसा कोई जेस्चर कशिश के चेहरे पर देखेगा जो हमेशा ही कोल्ड और डोमिनेटिंग थी उसकी नजरों में। कशिश ने कुछ देर तक उस गाड़ी की तरफ देखा और फिर गर्दन से अपना हाथ हटाते हुए अपने उस गले के निशान को बिना किसी डर के रिवील कर दिया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर अभी भी इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो? उसकी हाँ मिलते ही कियारा खुश हो गई। उसने एक नजर हर्ष की तरफ देखा जिसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं और बोली, सिस, तुम सचमुच? सचमुच क्या? कशिश ने कोल्डली उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी नजरें कोल्ड और इंटेंस थीं। कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और टाइटली हर्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं बस नहीं चाहती कि आप कुछ बेवकूफी करें। कियारा, तुम पहले अंदर जाओ। हर्ष की शांत आवाज ने अचानक से कियारा की बात बीच में इंटरप्ट करते हुए सुनाई दी। हर्ष, मैंने कहा, तुम अंदर जाओ। हर्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके कंधे को थपथपाया और उसकी आवाज जेंटलनेस से भरी हुई थी। कियारा जाना तो नहीं चाहती थी मगर हर्ष के इंसिस्ट करने पर उसने हार मान ली। वही कियारा के अंदर जाने के बाद कशिश घर से बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसे हर्ष से बात करने का और कोई मूड नहीं था। कियारा को अंदर जाता हुआ देखने के बाद हर्ष तुरंत कशिश को फॉलो करने लगा और उसका रास्ता रोक दिया। कशिश के कदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रुक गया। कशिश, हर्ष ने उसके इम्पेशेंट चेहरे की एक झलक देखी और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। क्या तुम सचमुच मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो? नफरत? कशिश ने उसकी तरफ एक हैरानी भरी मुस्कुराहट के साथ देखा। प्यार आदमी और औरत के बीच में कॉमन होता है। अगर वह लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं तो एक साथ रहते हैं, और अगर नहीं तो अलग हो जाते हैं। ये नॉर्मल बात है। और नफरत के लिए भी फीलिंग्स की जरूरत तो होती है। मैंने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर वेस्ट कर दी है और तुमने मेरी बॉटम लाइन क्रॉस की है, और मैं ऐसे नाटक नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम चाहते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, इस बात के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसने अपने लिप्स दबाए और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें एक बार फिर कशिश के गले पर उन लाल निशान पर गईं। उसने एक्चुअली किसी और आदमी को खुद को छूने दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से हर्ष ने कशिश की कलाई को टाइटली पकड़ लिया और उसकी आवाज ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से कांप रही थी। किसके साथ हो तुम? क्या किया है तुमने? अगर तुम मुझसे नफरत भी करती हो तो तुम ये अपने साथ नहीं कर सकती। कशिश की डिफरेंट आंखें छोटी हो गईं।
और उसने उसका हाथ छुड़ाते हुए कोल्ड आवाज में पूछा, क्या किया है मैंने अपने साथ? हर्ष की आंखें कोल्ड हो गईं और उसने कहा, क्या तुम वह नहीं हो जो मॉडेस्टी और अपने संस्कारों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हो? क्या तुम वह नहीं हो जो ऐसे रिश्ते सिर्फ शादी के बाद हो ऐसा इंसिस्ट करती हो? मैंने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ ली, बस इसलिए तुम खुद को इस तरह ट्रीट कर रही हो मुझे सजा देने के लिए। ये सुनकर कशिश और कोल्डली होते हुए बोली, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी और चार्म नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा कुछ करूं। तो फिर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। हर्ष के इंटेंस इमोशंस फेस करते हुए कशिश ने अनयूजुअली बहुत ही शांति से जवाब दिया और इस जवाब से हर्ष स्पीचलेस हो गई। उसने कशिश की तरफ देखा और उसकी हार्श आवाज और भी ज्यादा धीमी हो गई। क्या कहा तुमने? मैं वह करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे उसका टच अच्छा लगता है। उसके सामने मैं आसानी से खुद के प्रिंसिपल और उसूलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हर्ष को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हुआ हो और वह कोल्ड मगर सीरियस चेहरे के साथ कशिश की तरफ देखते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम उसे पसंद करती हो। वह लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे मगर उसने कभी भी कशिश को ऐसा कुछ कहते हुए नहीं सुना था। और वही कशिश जिसको हर्ष से और डील नहीं करनी थी। बस उसने उसकी तरफ बिना कुछ कहे कोल्डली देखा। कौन है वह? क्या वह गाड़ी में बैठा हुआ आदमी? हर्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए डिटरमेंट है। वह कौन है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जानने का हक है। कशिश और कुछ नहीं कहना चाहती थी। वह उसके सामने से होकर पीछे गई और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ गई। हर्ष वहीं खड़ा था, कुछ देर के लिए हैरान। जब तक गाड़ी उसके सामने से होकर नहीं गुजर गई उसे अचानक रियलाइज हुआ और वह तुरंत मुड़ा, मगर उसने बस ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए आदमी का साइड का चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी भी उसी की तरफ देख रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा पूरी तरह से घुमाया, उस आदमी ने दूसरी तरफ घुमा लिया। भले ही उसे नहीं पता था कि वह आदमी कौन है, मगर हर्ष सेंस कर सकता था कि उस आदमी का ऑरा नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग था। ये वही आदमी था जिसे कल उसने मॉल में देखा था। लेकिन वह है कौन? और वही सक्सेना परिवार के घर में लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा भारी था। हर्ष जब अंदर आया तो उसने यह महसूस कर लिया, वह जानता था कि वह सब लोग कशिश को नापसंद करते हैं और वह और भी ज्यादा ऑन प्रेस्ड फील करने लगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछे, बस सबको बाय कहा और अकेले अपनी गाड़ी में सक्सेना परिवार के घर से निकल गया। हर्ष को जाते हुए देखकर कियारा ने उसके स्ट्रेंज एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए और चिंता में पूछा कि उसने और कशिश ने किस बारे में बात की, मगर हर्ष ने बस ना में सर हिला दिया और उसे आराम करने के लिए कहकर वहां से चला गया। कियारा भारी दिल के साथ लिविंग रूम में वापस आई तो उसने अपने घर के तीनों बड़ों का गुस्से भरा चेहरा नोटिस किया और बाकी दोनों के कंपैरिजन में सुधा और भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। मॉम, क्या हम सचमुच वह कंपनी और शॉपर्स कशिश को देने वाले हैं? ये कहने के बाद सुधा ने नीलेश की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वह कोई जवाब देगा। वही यह सुनते ही कियारा की आंखें तुरंत शार्प हो गईं। उन लोगों ने कशिश को आज यहाँ स्टरलाइट इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था, तो वह लोग अब बाकी कंपनी और शॉप्स वाला मामला क्यों उठा रहे हैं? वही कमलेश्वरी ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। वह कंपनीज और शॉप्स उस औरत ने हमारे परिवार में शादी करने के बाद एस्टेब्लिश की थी और उसके मरने के बाद वह नेचुरली सब कुछ हमारा है। ये सुनकर सुधा ने एक राहत की सांस ली और थोड़ा डरते हुए पूछा, मगर कशिश ने अभी अभी जो कहा उसका क्या? उसकी माँ ने शायद लॉयर के साथ मिलकर वसीयत बनवाई हुई है और एक बार कशिश की शादी हो जाए तो वह सारी कंपनीज और दुकान ऑटोमेटिकली उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें और भी आपस में सिकुड़ गई। इस बारे में सोचकर ही उसके सर में दर्द होने लगा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ डॉली की स्टोरी पर।